वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा, विषय प्रथम भाषा हिंदी, पहला घटक आकलन और उप घटक है 1.2 कविता। शिष्यवृत्ति परीक्षा हमारे दिमाग को एक दिशा देती है, सोचने के लिए गति प्रदान करती है यह परीक्षा। और जब हम सोचने की दिशा में काम करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए बच्चों, हमेशा सोचो ये काम क्यों हो रहा है। 3 मुद्दों को याद रखो। 3 मुद्दे कौन से? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। जब इन 3 शब्दों का आप समाधान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कोई चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जब इन 3 उत्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। केवल आपके 8वीं कक्षा की समस्या नहीं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आप कई समस्याओं के समाधान, आने वाले जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सहजता से ढूंढ सकोगे। पेपर क्रमांक 1, प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी 50 अंकों का यह पेपर। पहला घटक आकलन। आकलन के अंतर्गत 4 मुद्दे हैं हमारे पास: परिच्छेद, कविता, सुसंगत परिच्छेद और संवाद। मतलब दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। दी गई कविता या गीत, इसे ध्यान से पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। सुसंगत परिच्छेद बनाओ या संवाद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आकलन में ये 4 मुद्दे हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें जो भी चीज हमारे सामने दी गई है, कविता दी गई है, गीत दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसको हमें ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते समय हर शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करना है। यानी केवल रैंडमली हमको पढ़ते नहीं जाना है। आकलन है हमारा घटक जो है। आकलन का अर्थ होता है कि हम किसी चीज को ध्यान से देखें, समझें और उसके अनुसार अपना अर्थ निकालें। तो आकलन घटक में जो प्रश्न आपको मिलेंगे, उसका उद्देश्य भी यही है कि आप बिना सोचे समझे उत्तर तो हमें देना ही नहीं है, और जब हम थोड़ा सा भी सोच समझकर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तर देंगे, तो हमें बहुत ही आसानी से सही उत्तर मिलेगा। और ये जो घटक है, इसका जो उद्देश्य है, ये केवल किताबी परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, केवल परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं है, बल्कि अब अपने जीवन में भी, अपने आसपास, अपने घरों में भी हम जब कोई प्रश्न हमारे सामने
उठ खड़ा होगा तो हम उस पर गहराई से विचार करेंगे, और उस पर गहराई से हम जब शांत मन से विचार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यदि हम उस पर सोचते हैं, तो हमें अपने उन कठिनाइयों का उत्तर बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो यह दृष्टिकोण हमारे विद्यार्थियों के अंदर विकसित हो, ताकि वो भावी जीवन में एक अच्छे नागरिक बन सके। यही इस घटक का उद्देश्य है। आकलन उपघटक 1.2 कविता। कविता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के पहले आओ जाने इसके बारे में कुछ बातें। इस भाग में एक कविता दी जाती है और उससे संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे उत्तरों के 4 पर्याय दिए जाते हैं। उनमें से सही उत्तर के क्रमांक वाले गोले को रंगना होता है। ये सब तो अभी आप जान गए हो अच्छी तरह से। कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर कविता की किसी पंक्ति में या अर्थ में छिपे होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि हम जब वो कविता पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ें। और कविता में कई बार क्या होता है कि बातें सीधे सीधे डायरेक्टली नहीं कही जाती। जैसे कहानी में हम सीधे सीधे बात कह देते हैं, लेकिन कविता में इस तरह से सीधे सीधे बात नहीं होती है। कई बार किसी प्रतीक के माध्यम से इनडायरेक्टली भी बातें कही जाती हैं। तो हमें कविता पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इसलिए कविता को ध्यान से पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए और तभी अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कविता के विषय, प्रसंग, वर्णन का स्मरण रखना चाहिए। कविता में कौन सा विषय है, कविता प्रकृति संबंधी है, प्रार्थना है, आज़ादी की कविता है, अभियान गीत है, कोई लोरी है माँ की, तो कौन सा विषय है, प्रसंग क्या है उस कविता में, इन सब का वर्णन किस तरह से किया गया है, इस पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कविता में आए नवीन शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे शब्द हमें पता होते हैं और कई शब्द ऐसे भी आते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, तो हमें नए शब्दों को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। कविता आकलन के लिए शब्दों पर प्रभुत्व आवश्यक है। हमें सही सही आकलन करना है, जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका सही उत्तर देना है, तो हमें अपनी शब्द संपदा को विकसित करना चाहिए। जब हम अधिक से अधिक शब्दों को जानेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे, तभी हमारा आकलन जो है वो सटीक होगा। तो अपनी संपदा का विकास करते रहिए। तो चलो देखते हैं पहली कविता। निम्नलिखित कविता पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर वृत्त भरें। तो आओ बच्चों कविता पढ़ें। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तन में सपने जगते मन के, तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदें झलमल, दादुर हरटर करते झिल्ली बजती झंझन, कैंके करता रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन।
अभी आपने कविता सुनी और देखी, आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चलो अब उस कविता पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, मेघ किस प्रकार बरसते हैं? और 4 पर्याय हमारे सामने दिए गए हैं। कौन कौन से? चमचम, थमथम, छमछम, झमझम। तो कविता की पहली लाइन में ही हम देखते हैं कि उसमें दिया है मेघ झमझम बरसते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? पर्याय क्रमांक 4। कौन सा वृत्त हम भरेंगे? 4 नंबर का वृत्त जो है इसको हम भरेंगे और चेक करते हैं अपना आंसर। यस, बिल्कुल सही जवाब है हमारा ये। अगला प्रश्न है, पीयू पीयू कौन करता है? इसके 4 पर्याय हैं। दादुर, यानी दादुर कहते हैं मेंढक को। हाँ, ये मेंढक का समानार्थी शब्द है। दादुर, मेंढक, चातक और मोर, ये 4 पर्याय हैं। सही उत्तर क्या है? कविता में हम देखें तो हमें पंक्ति मिलती है, के करता रे मोर, पीयू पीयू चातक के गण। गण मतलब गण या लोग। तो चातक जो है वो पीयू पीयू करता है, यानी पर्याय क्रमांक 3। कौन सा वृत्त भरेंगे हम? पर्याय क्रमांक 3 का। बिल्कुल सही है हमारा उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि किसके झूले में झूलना चाहता है? सावन, इंद्रधनुष, चातक या दादुर? चातक एक पक्षी होता है, दादुर यानी मेंढक। तो कविता में आता है लास्ट में, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, यानी इंद्रधनुष के झूले में कवि झूलना चाहता है। तो पर्याय क्रमांक क्या है? 2। कौन सा वृत्त भरेंगे? 2 नंबर का। ये बिल्कुल सही जवाब है हमारा। चलो अब एक कविता और देखें। निम्नलिखित कविता पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर वृत्त में रंग भरें। कविता बहुत सुंदर है। चलो एक बार कविता पढ़ते हैं। घर की उजियारी सबसे न्यारी, प्यारी बिटिया सयानी बिटिया, अखियां मटकाती मुस्काती जाती, किस बात पर मुंह फुलाती, फिर हंसकर गले लग जाती, प्यारी बिटिया छोटी बिटिया। त्योहार की फुहार आंगन में चाह, सावन की बौछार धूप में छां, ममता की डोर संकट में राह, हमारी बिटिया तुम्हारी बिटिया। घर का प्रकाश स्नेह का श्रृंगार, संस्कृति की शान घर की दुलार, देश की आन सभ्यता की पुकार, प्यारी बिटिया रानी बिटिया। तो प्यारी बिटिया के बारे में कविता है, बहुत सुंदर कविता। अब इस कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को हम देने का प्रयास करेंगे। घर की उजियारी सबसे न्यारी, प्यारी बिटिया सयानी बिटिया। पहला प्रश्न है, कौन हंसकर गले लग जाती है? सभ्यता, बिटिया, आंगन, मुस्कान। फिर हंसकर गले लग जाती, प्यारी बिटिया छोटी बिटिया। हंसकर कौन गले लग जाता है? प्यारी बिटिया यानी बिटिया। पर्याय क्रमांक 2। कौन सा वृत्त भरेंगे हम? 2 नंबर का। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, संस्कृति की शान और देश की आन कौन है? 4 विकल्प, स्नेह, दुलार, बिटिया, संस्कृति। कविता में यह हम पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बिटिया हमारी संस्कृति की शान है। बिटिया पर्याय क्रमांक 3। कौन सा वृत्त हम भरेंगे? 3 नंबर वाला। ये सही जवाब। अगला प्रश्न है, कवियत्री बिटिया के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहती है? बेटी के महत्व को बताना चाहती है, बेटी की सुंदरता दिखाना चाहती है, संस्कृति और सभ्यता को स्पष्ट करना चाहती है, या सावन के महीने के बारे में बताना चाहती है? तो हम यदि जब कविता पढ़ते हैं तो हमें उसका उत्तर समझ में आता है कि हम बेटी के महत्व को इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है, यानी पर्याय क्रमांक 1।
तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही जवाब। चलो एक कविता और पढ़ते हैं। निम्नलिखित कविता पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर वृत्त में रंग भरें। कौन सी कविता है? समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो सदा काम की बात करो। कल कल नदियां बहती हैं हर पल सबसे कहती हैं, जीवन बहता पानी है रुकना मौत निशानी है। मस्त हवाएं गाती हैं हमको यह समझाती हैं, हर पल आगे बढ़ना है हर मुश्किल से लड़ना है। फूल सदैव मुस्काते हैं हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है दुख भी सुख भी सहना है। तुमको ऊपर उठना है नहीं कभी भी झुकना है, ऊंचे पर्वत कहते हैं हर मौसम को हम सहते हैं। कर्म ही जिसकी रीत है सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में उसकी जीत है समय भी उसका मीत है। बहुत अच्छी कविता है और इसमें यह बताया गया है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, कीमती है और हमें हमेशा समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और समय कभी बर्बाद नहीं करते रहना चाहिए। जीवन में हर घटक प्रकृति का हमें एक जीवन का संदेश देता है। नदियां भी कहती हैं कि आगे बढ़ते रहो जीवन बहता पानी है, हवाएं कहती हैं कि हर पल आगे बढ़ना है हर मुश्किल से लड़ना है। फूल भी हमसे कहते हैं कि भाई जीवन हंसते रहना है सुख दुख को बराबर सहना है। पर्वत भी कहते हैं कि तुम ऊंचे उठो हर मौसम को सहो। और इस तरह से प्रकृति हमसे कहती है कि जो हमेशा कर्म करते रहता है और जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है, अंत में जीत उसी की होती है और समय भी उसका साथ देता है। तो चलो इस कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, समय सबसे क्या कहता है? 4 पर्याय इसके दिए गए हैं। सुख दुख को सहना, मस्त गीत गाना, जीवन चलते रहना, हर मुश्किल से लड़ना। तो कविता की सबसे पहली पंक्ति है, समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना, यानी जीवन चलते रहना यानी पर्याय क्रमांक 3 यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो कौन सा वृत्त हम भरेंगे? 3 क्रमांक का। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, हवाएं क्या समझाती हैं? एक जगह रुक जाना, हर मुसीबत से लड़ना, हर मौसम को सहना, सत्य से प्रीत करना। तो इस कविता की एक पंक्ति है, हर पल आगे बढ़ना है हर मुश्किल से लड़ना है। तो हवा क्या कहती है? हर मुश्किल से लड़ो हर मुसीबत से लड़ो, यानी पर्याय क्रमांक 2। कौन सा वृत्त भरेंगे हम? पर्याय क्रमांक 2 का, और ये बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फूल हमें क्या संदेश देते हैं? तो फूल हमसे कहते हैं, 4 पर्याय यहां दिया गया है। जीवन के हर मौसम में संघर्ष है, या फूल कहते हैं जीवन में दुख ही है, या फूल सदैव रोने का संदेश देते हैं, या कहते हैं जीवन हंसते रहना है। तो फूल कहता है जीवन हंसते रहना है, दुख भी सुख भी सहना है, यानी यहां पर कौन सा पर्याय है? जीवन हंसते रहना है, पर्याय क्रमांक 4। तो हमें कौन सा वृत्त भरना है? 4 नंबर का। बिल्कुल सही जवाब। चलो एक कविता और पढ़ते हैं और उस कविता को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर वृत्त में रंग भरते हैं। कविता कौन सी, आओ देखें। अरे वाह, बहुत सुंदर कविता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, सिंधु मतलब सागर समुद्र। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी जो गोताखोर है वो समुद्र में डुबकियां लगाता है, तो ऊपर ऊपर डुबकी लगाने पर उसे कुछ नहीं मिलता, वो लौट कर आ जाता है। लेकिन जब गहरे पानी में वो डुबकी लगाता है तो उसका उत्साह बढ़ता है और उसको उस हैरानी होती है कि उसे मोती मिल गए हैं। मोती मिलना, गहरे पानी में जाना, ये सब संघर्ष का परिणाम है, मेहनत, सतत मेहनत का परिणाम है। तो मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो भी व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रयास करता है उसे सफलता मिलती ही है। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न। प्रस्तुत कविता में कवि के प्रयत्न करने से क्या मिलता है? कुंठा, निराशा, सफलता, असफलता। इस कविता को पढ़ने से स्पष्ट है कि प्रयत्न करने से सफलता मिलती है। सफलता कौन सा पर्याय है? पर्याय क्रमांक 3। तो ये देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, गोताखोर को मोती कहाँ मिलते हैं? और पर्याय दिया है नदी, तालाब, झील या सिंधु। हम देखते हैं कविता। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो गोताखोर को मोती कहाँ मिलते हैं? सिंधु में। तो पर्याय हमारा कौन सा है? सिंधु। पर्याय क्रमांक 4, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, किसकी हार नहीं होती? समय का ध्यान रखने से, कोशिश करने वालों की, सिंधु के तट पर बैठने से या प्रतीक्षा करने से। तो कविता में जो पहली पंक्ति आती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की मतलब पर्याय क्रमांक 2। कौन सा वृत्त भरेंगे? 2 नंबर का। यस, बिल्कुल सही जवाब है ये। और कक्षा 5वीं की हम जब शिष्यवृत्ति परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें कुछ अलग से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कक्षा 1 से लेकर, और हम आज कक्षा 5वीं में हैं, तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की सभी पाठ्य पुस्तकें, भाषा की पुस्तक, गणित की पुस्तक, परिसर अध्ययन की पुस्तक, परिसर अध्ययन भाग 1, भाग 2 आपकी कक्षा 5वीं में है, तीसरी में आपकी परिसर अध्ययन है, चौथी में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज है और एक अपना परिसर अध्ययन है। अपनी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक वो तो है। गणित की पाठ्य पुस्तक भी आप पढ़ें, कार्यानुभव की पाठ्य पुस्तक आपको मिली है तो वो भी पढ़ें। तो अपनी जितनी भी पाठ्य पुस्तक है उनको यदि हमने अच्छे से पढ़ा है, हमने ध्यान से पढ़ा है, तो हमें शिष्यवृत्ति परीक्षा के लिए कुछ अलग से स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं। न ही हमें घबराने की बात है कि अरे बाप रे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्कॉलरशिप तो कितना कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, सबके लिए आसान है। कब आसान है? जब हमने अपनी सभी पाठ्य पुस्तकों को, अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ा है। तो आपको एग्जैक्टली प्रश्न किताब से नहीं मिलेगा, लेकिन उसके उत्तर कहीं ना कहीं आपको अपनी किताब में ही मिलेंगे। चाहे वो इतिहास की किताब हो, ये परिसर अध्ययन की किताब हो, ये हम ऐसे बने कक्षा 5वीं की पुस्तक। तो इस तरह से हमारी, चाहे वो पहली भाषा की पुस्तक हो, दूसरी की भाषा की पुस्तक हो, गणित की पुस्तक हो, हमारे उत्तर जो है कहीं ना कहीं हमको इन्हीं सब में से मिल जाते हैं। तो तैयारी शुरू करें आज से ही, अभी से ही।
आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वो निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आहा, कितना सुंदर दृश्य। और हमारे एक साथी भी आ गए हैं। टन 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 घंटी बजा के क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।